Good morning students, welcome to BING YouTube channel and let us start your class for today of BBA final year. The subject is Entrepreneurship and Small Business Management और क्लास को स्टार्ट करते हैं नई थ्योरी के साथ, क्योंकि अब तक के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और सब्जेक्ट के कंटेंट में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो है एंटरप्रेन्योर्स थ्योरी से लेकर। अब तक मैंने डिफरेंट थ्योरीज आपके साथ डिस्कस की हैं और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो नंबर ऑफ थ्योरीज हैं उनको कंप्लीट कर पाए और उसके बाद कंक्लूड कर पाए कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो थ्योरी एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। इसके अलावा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई ऑडिबिलिटी इशू आ रहा है तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुनें। कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलें। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो इस यूट्यूब वीडियो में लिंक में अटैच है, वर्ड टू वर्ड आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ लीडरशिप। स्टूडेंट, जब अभी तक हमने डिस्कस किया है कि एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें या इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो उसमें लीडरशिप इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट परसिस्ट इन एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी व्यक्ति विशेष जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड संबंधित एक्टिविटीज में जुड़ा है, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लीडरशिप जो क्वालिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी के ऊपर बेस्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ लीडरशिप। चलिए इसको समझते हैं। हस्टलिस इज बेसिकली द फॉर्मर ऑफ दिस थ्योरी, जिन्होंने इस लीडरशिप थ्योरी को जनरेट किया और हमें बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि उनके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर मैनेजरियल स्किल है, चीजों को मैनेज करने की क्षमता है, वो स्किल्स हैं, वो कैपेबिलिटी है और उसके साथ साथ उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, ऐसे व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं और ऐसे रिलेटेड फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सिंपल शब्द में यह बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज लिंक्ड विद लीडरशिप? बिकॉज एंटरप्रेन्योर हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। एनी पर्सन हु हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लीडिंग एंड मैनेजिंग, द एबिलिटी टू लीड, द एबिलिटी टू मैनेज। इसके अलावा सोशल कंडीशन शुड एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ओरिएंटेड पर्सनालिटी। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर विशेष तौर पे कहा गया है, सोशल कंडीशन शुड एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ओरिएंटेड पर्सनालिटी। जितनी भी जो सोशल कंडीशंस हैं, सोसाइटी एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो ये एंश्योर हो कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ओरिएंटेड पर्सनालिटी, जो भी एंटरप्राइज ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, सोशल कंडीशन ये एंश्योर हो जाए कि इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द बेटरमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड इट्स ओरिएंटेड पर्सनालिटी। इसके अलावा he also emphasizes on the role of culturally marginal groups। यहाँ पर हॉस्टलिस ने कल्चरली मार्जिनल ग्रुप्स पर भी फोकस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तबके के लोग होते हैं जो बेसिकली इस तरह की क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू सोशल नॉर्म्स, जिनके अंदर ये क्वालिटी पाई गई है। नेक्स्ट इज इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज, इसमें बेटा नेक्स्ट में हमने इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन डिस्कस करना है। मार्जिन मैन और वुमेन्स एंजॉयिंग एंड एम्ब्रेस कल्चर एंड सोशल पोजीशन हैविंग नो बॉन्डेज ऑफ ट्रेडिशन टू इनहेबिट देम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। भाई अगर हम इस थ्योरी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मार्जिनल ग्रुप या वुमेन्स होते हैं, एक ऐसा तबका सोसाइटी का, enjoying an ambiguous cultural and social position, उनकी अपनी कल्चरल एंड सोशल पोजीशन होती है सोसाइटी में, जिसको वो एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ उसी से रिलेटेड स्पेंड करते हैं। दे डोंट हैव एनी बॉन्डेज, उनके ऊपर कोई
ट्रेडिशन टू इनहेबिट देम और फ्रॉम एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। उनके अंदर किसी तरह की ऐसी कोई बाध्यता नहीं देखी गई है कि भाई उन्हें एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेडिशन से जुड़ना है, वो चीज उनके से ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है। तो ये हम थ्योरेटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो व्हिच एनकरेज द पीपल टू इनिशिएट एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर। मगर ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को एनकरेज करते हैं कि भाई आपके अंदर भी एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर आ सकता है इफ यू बेसिकली फॉलो द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इस थ्योरी को हमने यहाँ पर क्रिटिकली इवैल्यूएट किया है, जिसमें बेसिकली हमने थ्योरी ऑफ लीडरशिप पढ़ी। लीडरशिप की थ्योरी बहुत शॉर्ट और सिंपल है, जिसमें आपको बताया गया है कि दिस थ्योरी मीन्स एंटरप्रेन्योर इज अ फंक्शन ऑफ लीडिंग एंड मैनेजिंग। कोई भी व्यक्ति विशेष जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है जिसमें वो लीड कर सकता है और मैनेज कर सकता है लोगों को, चीजों को, तो बेसिकली ही और शी इज वेरी मच सुटेबल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा यहाँ पर हमने उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि जो मार्जिनल ग्रुप के लोग हैं, वुमेन्स हैं, मेंस हैं, उनके अंदर ये ट्रेडिशनली इनहेबिट हो, कि उनके अंदर शुरू से ये चीज आ जाए कि भाई यस हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ करना है, कुछ सोचना है। दे हैव देयर ओन लाइफ। बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी उत्पन्न होती है। अगर हर कोई सोसाइटी में लीडर बन जाएगा तो फिर सोसाइटी में चीजों को करने का, समझाने का या फिर उनको मैनेज करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप भी अपने अमंग भी देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं पाई जाती। लीडर्स वही होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, दूसरों का दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मैनेज करने की कैपेबिलिटी है, लीड करने की कैपेबिलिटी है, वो लीडर बनने के लायक होता है। हम अपनी फैमिलीज में भी अगर देखें या फिर हम जनरली कॉमन इस चीज को डिस्कस करें तो जो लोग होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, तो कुछ लोग के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ लोग स्टार्टअप में लगे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मगर उनके अंदर एक क्वालिटी होती है बेसिकली कि भाई उन्हें लीड करना अगर आता है तो वो अपने एंटरप्रेन्योरल करियर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो हर किसी की बस में नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो बेसिकली नेक्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक इनोवेशन। लीडरशिप थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और थ्योरी के कंटेंट को समझने के लिए लेक्चर्स के नोट्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक इनोवेशन। सिस्टमैटिक इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना, दैट इज इनोवेशन। सिस्टमैटिक तरीके में मतलब बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना, उसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर डॉक्टर डेवलप दिस थ्योरी। Systematic innovation consists in the purposeful and organized search for changes and in the systematic analysis of opportunity. Such changes might offer for economic and social innovation. Systematic innovation theory क्या कहती है? As per Professor Duggar, कि systematic innovation का मतलब क्या है? Purposeful searches for changes. Innovation का मतलब होता है when we are searching for something new, when we are searching for changes. तो यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं चेंजेस के लिए तो वो एक पर्पसफुल सर्च हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नया करना है, बस कुछ भी करना है, वो नहीं होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स आप पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मुझे कुछ नया करना है तो मैं इन प्रोटोकॉल्स के जरिए उसको सर्च करूंगा, तो वो पर्पसफुल सिस्टमैटिक सर्च कहलाता है। इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसकी मदद से एक सिस्टमैटिक तौर पर आप अपॉर्चुनिटीज को भी एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई नई चीज करने जा रहे हैं तो वो नई चीज आपके लिए फ्रूटफुल हो। कई बार ऐसा होता है कि आम चीजों से अलग जब हम कुछ नया करते हैं तो कई बार ऐसे रिस्क उसमें होते हैं कि वो फ्लॉप हो जाती है, नहीं चल पाती है, क्योंकि सिस्टमैटिक सर्च नहीं है। अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना पड़ता है कि भाई आपने उस तरीके से अगर सर्च को किया है, चीजों को प्लान करके कुछ नया करा है, तभी आप उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सच चेंजेस माइट ऑफर इकोनॉमिक एंड सोशल इनोवेशन, जिसकी मदद से इकोनॉमिक और सोशल इनोवेशन आ सकते हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक इनोवेशन मींस 7 सोर्सेज फॉर इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी।
यहाँ पर सिस्टमैटिक इनोवेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज दिखा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 4 सोर्सेज लाई विद इन द एंटरप्राइज। पहले जो 4 सोर्सेज हैं वो तो एंटरप्राइज के अंदर ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, ये सब ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट 4 सोर्सेज मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ थ्योरी के हिसाब से। These sources areas are the unexpected success, the unexpected failure, the unexpected outside event। अगर 4 सोर्सेज बताएं कुछ क्या होते हैं भाई, अनएक्सपेक्टेड में क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, उसको हमें एनालाइज करना है कि हो भी सकती है नहीं भी। अनएक्सपेक्टेड फेलियर भी होते हैं, इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड आउटसाइड इवेंट्स भी होते हैं जो हमने सोचे ही नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हमने सोचा ही नहीं कि फेलियर्स भी हो सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं कि सक्सेस भी हो सकती है। दीज आर ऑल अनएक्सपेक्टेड। इसके अलावा इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन रियलिटी एज इट assumed to be or to be innovation based on process need, changes in industry structure or market structure that catch everyone unaware। changes होते हैं जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में और मार्केट स्ट्रक्चर में, वो सभी को एक तरह से अनअवेयर ही रहते हैं जब हम चेंजेस को सीख करते हैं। तो ये स्टडी करना, ये कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना, तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती है, नहीं तो इट विल रिलेट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सेकेंड सेट ऑफ सोर्सेज फॉर इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, भाई अभी तक हमने 4 पढ़े, अनएक्सपेक्टेड सोर्स सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड फेलियर, अनएक्सपेक्टेड आउटसाइड इवेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस आउटसाइड द एनवायरनमेंट, जैसे कि डेमोग्राफिक्स, मतलब अगर पॉपुलेशन में चेंजेस हैं, डेमोग्राफिक्स तो आपने पढ़ा ही है, पॉपुलेशन में कोई चेंजेस अगर आ रहा है, चेंज इन परसेप्शन, मूड और मीनिंग, लोगों के परसेप्शंस, पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज हो जाते हैं, न्यू नॉलेज, वो साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, अगर लोग न्यू नॉलेज के लिए ढूंढ रहे हैं, लाइंस बिटवीन दीज 7 सोर्स ऑफ एरियाज, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज आर ब्लर्ड एंड कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन देम। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सोर्सेज के बीच में जो लाइंस होती हैं अपॉर्चुनिटीज में ओवरलैप कर जाती है, जो ब्लर होती है, और बेसिकली उसको ढूंढना, उसमें से सक्सेस निकालना एक अपने आप में बड़ा टास्क है। इसलिए जो सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इनोवेशन है वो यही कहती है कि whenever you seek for changes, try to search for systematic changes, try to search for purposeful changes or result into systematic type of opportunity। जब आप उन्हें एनालाइज करें तो एक सिस्टमैटिक मैनर में एनालाइज करें जिससे आपको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर मैं इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करती हूँ तो इसमें आपको बताया गया है बेसिकली क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। ये जो थ्योरी है थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और थ्योरीज के मुकाबले ये थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेलिंग है। एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड, एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ चेंजेस। एक या 2 सोर्स को आइडेंटिफाई करने से एंटरप्रेन्योर का काम नहीं चलेगा, उसको बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज पर सीख करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट दीज चेंज विद अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, उसको अपॉर्चुनिटीज को एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके देखना है। एंड रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ 7 सोर्सेज, और ये भी देखना है कि जो हमने यहाँ पर 7 सोर्सेज पढ़े हैं इनकी कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी है, ये भी हमें समझना जरूरी है। इसके बाद बच्चे आज हम थ्योरी का कंक्लूजन देखते हैं कि अब तक जो हमने एंटरप्रेन्योर्स में थ्योरी पढ़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया। अभी तक थ्योरीज ने हमें ये बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल को फोकस करता है। इसके अलावा गवर्न्ड बाय ह्यूमन फैक्टर, एवर चेंजिंग सोसाइटी परस्यूइंग साइमल्टेनियसली, ह्यूमन फैक्टर से गवर्न होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सोशल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव हो। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज वोवन इनटू, अगर हम थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो कहां से निकल के आई है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, कल्चरल एस्पेक्ट से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट से, सबको इसने कवर किया है। इसके अलावा नेक्स्ट इज विद देम इट फॉर्म्स एन इकोनॉमिक वेब, इसके द्वारा एक इकोनॉमिक वेब क्रिएट हो पा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट इस कंक्लूजन को आपने इजीली समझा होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले, और मैं आपको ये क्लियर कर दूं बेटा कि इकोनॉमिक थ्योरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड होती है। तो थ्योरीज के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वो ऑलरेडी निर्धारित है, तो हमें
एज इट इज उसको समझना है, एज इट इज उसको एग्जाम में मेंशन करना है। तो आपको ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझने हैं, इन्हें फॉलो करने हैं, जिससे कि थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आप कहीं भी बच्चे ना रहें। कहीं भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स को जरूर फॉलो करें और कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच।